नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। बिहार को अपनी नज़र से देखने के लिए, समझने के लिए हम निकल तो पड़े हैं बिहार के सफ़र पे और ये हमारा तीसरा पड़ाव है। गोपालगंज से हम लोग निकले थे। गोपालगंज से निकलने के बाद पहला पड़ाव जो रहा वो मोतिहारी रहा, दूसरा मुजफ्फरपुर और तीसरा सीतामढ़ी। हम यहाँ पे अलग अलग मुद्दों पे बातचीत कर रहे हैं। कभी किसानों पे बात कर रहे हैं, कभी कोरोना पे बात हो रही है, कभी प्रवासी मज़दूरों पे बात हो रही है, तो कभी किसानों के जो उपज है उसके ऊपर बात हो रही है कि क्या और कैसे और किस तरीके से वो बेचते हैं, कैसे पैसे आते हैं। लेकिन इस कड़ी में हम एक जो बिहार का सबसे बड़ा और ज्वलंत मुद्दा है, नियोजित शिक्षक, उसको नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पे जब हम आए तो हमारे एक पत्रकार साथी हैं जो यहाँ के प्रभात खबर में लिखते हैं, नाम यशवंत चौधरी है। उनसे मैंने पूछ ही लिया कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा नियोजित शिक्षक है जो हमसे बातचीत करना चाहता है, जो पिछले 2003 से लेकर के आज तक यानी कि 17 सालों का इतिहास हमें बताना चाहता है, उन परेशानियों से अवगत कराना चाहता है जब वो शुरुआत 1500 से करता है और आज करीब 20-22 या 19-20 हज़ार तक पहुँच चुका है। हमने सोचा कि हम उनसे बात करें और देश के साथ ही, बिहार के साथ ही देश तक भी ये बात पहुंचाएं कि बिहार के शिक्षक जो बिहार के बच्चों का भविष्य लिखते हैं, उनका भविष्य कितने बड़े खतरे से गुजर रहा है, उनके परिवार का भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य क्या कुछ झेलने को मजबूर है। मेरे इस साइड में एक नियोजित शिक्षक हैं और दूसरी साइड में एक और नियोजित शिक्षक हैं। ये दोनों से मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले नाम से शुरुआत होगी, परिचय लिया जाएगा, कब से काम कर रहे हैं ये पूछा जाएगा और उसके बाद क्या कुछ परेशानियां रही हैं उस पे सीधे तरीके से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मेरा आग्रह रहेगा कि जो भी ये बताएं बहुत शॉर्ट और बेहतर तरीके से बताएं कि खाली पॉइंट ही लोगों तक पहुँचे। आपका नाम सर? मेरा नाम महेश प्रसाद यादव है जी। उत्क्रमित मध्य विद्यालय मसीना में मैं प्रखंड शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा नियोजन का तिथि 23/5/2005 है और 2005 से अब तक मैं विद्यालय में अनवरत कार्य करते आ रहा हूँ। जी। कब से शुरुआत हुई आपकी? नियोजित शिक्षक में आप 2005 में ज्वाइन किए, क्या सैलरी उस समय थी, अब क्या सैलरी मिल रही है? 1 जुलाई किस चीज़ की है आप लोगों की? 1 जुलाई 2006, जिस समय में पंचायत शिक्षक और प्रखंड शिक्षक 2 कैटेगरी में बिहार सरकार ने बांटा था और प्रशिक्षित के लिए जो है सो वो 5,000 का नियत वेतन था और प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 4,000 का वेतन था। उस समय से हम लोग शुरू किए थे। सरकार के द्वारा प्रशिक्षण का कार्य कराया गया, प्रशिक्षण भी हम लोग प्राप्त किए। प्रशिक्षण 4 साल के बाद प्राप्त किए। उसके 2 वर्षों के बाद इनरिचमेंट प्रोग्राम था, उस इनरिचमेंट प्रोग्राम को पूरा किए, प्रशिक्षण शिक्षक के दर्जा के रूप में आए और लगातार अभी तक हम लोग जो है सो अभी भी हम लोग नियोजनवाद रूपी कलंक से जो है सो लड़ रहे हैं। जबकि बिहार सरकार नीति निर्धारण करती है, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव जो है उनके स्तर से पत्र जारी होता है। हमारा नियोजन और नियमावली और सेवा शर्त जो है वो बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव, विभाग के प्रधान सचिव के स्तर से जारी होता है। लेकिन हम लोगों को अभी भी बांध के रखा गया है कि ये आप पंचायत स्तर के शिक्षक हैं, आप पंचायत नियोजन इकाई के अंतर्गत हैं, प्रखंड के शिक्षक हैं, प्रखंड नियोजन इकाई के शिक्षक हैं, जिला परिषद नियोजन इकाई के शिक्षक हैं, आप जिला परिषद के अधीन हैं। ये नियोजनवाद रूपी जो है सो कलंक से अभी भी हम लोग जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। जबकि सारा राशि से लेकर और सारा सेवा शर्त और नियमावली सरकार बनाती है, लेकिन अभी भी हम लोग नियोजनवाद में हैं, जो हमारे लिए एक कलंक है। नियोजित शिक्षकों के लिए हम लोग लगातार 2006 से लेकर और अभी तक 2015 में 44 दिनों का आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के क्रम में पूरे बिहार के सभी विद्यालयों में पूर्ण तालाबंदी था। तालाबंदी के क्रम में बिहार सरकार कुछ हम लोगों से वार्ता की। एक चाइनीज अल्प वेतनमान का हम लोगों को जो है वेतनमान की संरचना अपने हिसाब से गढ़ के दी, जिसके हिसाब से हम लोग 20 से 25 हज़ार के बीच में वेतन अभी पा तो जरूर रहे हैं। लेकिन उसी विद्यालय में जो हमारे रेगुलर कैटेगरी के शिक्षक हैं उनका 70 से 80 हज़ार वेतन है। अर्थात एक जो रेगुलर कैटेगरी के शिक्षक हैं वो सेवानिवृत्ति के बाद जितना पेंशन पा रहे हैं उससे आधे लगभग हम लोग जो हैं, आधे से उनसे कम वेतन हम लोग काम करते हुए पा रहे हैं। ये वेतन विसंगतियाँ हैं। सेवा शर्त के लिए 2015 में जब अभी सैलरी क्या मिल रही है? अभी हम लोगों की सैलरी 25 से लेके और जो हमारे नगर परिषद के क्षेत्र में है, जो शहरी क्षेत्र में है, वो 30 हज़ार के अंदर में है।
20 और 30 के बीच में हमारा जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से जो जिस कैटेगरी के शिक्षक हैं 20,000 से लेके और 30,000 तक में है। वो हमारे +2 के साथी भी हैं, उनका भी 15 से 20,000 के लगभग में ही वेतन है। ये वेतन विसंगतियां हैं। जबकि एक रेगुलर शिक्षक जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, वो 20 से 30 लाख रुपया पेंशन प्राप्त करके वो जो है सो अपने घर बैठे हुए हैं। हम काम कर रहे हैं, इसके बाद भी उनसे आधे से कम वेतन हम सर प्राप्त कर रहे हैं। ये वेतन विसंगतियां हैं। वो संवैधानिक दायरे के तहत समान काम समान वेतन के तहत हम लोग जो है यहाँ पटना उच्च न्यायालय के तहत हम लोग जीत प्राप्त किए थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार दोनों हाथ खड़ा करके कही कि हमारे पास साधन संसाधन की कमी है, हम समय समय पर वेतन बढ़ाते रहे हैं, हम समान काम समान वेतन देने में सक्षम नहीं हैं। ये बातें बिहार सरकार के द्वारा कही गई थी और सम्मानजनक वेतन वृद्धि की जो घोषणा की गई, अभी तक वो वेतन वृद्धि हम लोगों के लिए लागू नहीं किया गया है। अभी 2020 में सर हम लोग 17 फरवरी से लेके लगभग 80 दिनों के लगातार हड़ताल पर अनवरत रहे हैं और इसके बाद जो है सो बिहार सरकार एक दिन भी वार्ता के लिए नहीं बुलाई, लेकिन प्रधान सचिव स्तर से पत्र जारी हुआ इस लॉकडाउन के अवधि में। फिर हम लोग जो है सो 5 मई के बाद से हड़ताल की पूरे बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आलोक में और माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आलोक में ये हम लोगों का जो लगभग 80 दिनों का हड़ताल रहा, वो हड़ताल से आए हैं। लेकिन हड़ताल में रहते हुए भी अभी जो वैश्विक महामारी है कोविड-19, इसमें हम सभी शिक्षक काम भी किए हैं, काम अभी भी कर रहे हैं। ये कोरोना सी महामारी में आज बिहार में जो प्रवासी सर चर्चा हो रही थी कि बिहार के जो प्रवासी आ रहे हैं, प्रवासियों को रखने के लिए बिहार सरकार के पास केवल और केवल एक जगह है विद्यालय। हर पंचायत में, हर प्रखंड मुख्यालयों में, हर जगह पर विद्यालयों में प्रवासियों को रखा जा रहा है। लेकिन प्रवासी की देख रेख करने के लिए हमारे सभी शिक्षक वहाँ कार्यरत हैं। सभी शिक्षक ईमानदारी और निष्ठापूर्वक दिन और रात काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए अभी तक बिहार सरकार के स्तर से या जिला प्रशासन या प्रखंड प्रशासन की ओर से एक मास्क, एक ग्लव्स या कोई सुरक्षा किट अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। शिक्षकों के लिए कोई भी मतलब मास्क और ये सब की व्यवस्था कुछ भी नहीं हो रही है। प्रत्येक मैं जिला पदाधिकारी महोदय का पत्र आपको दिखाऊं जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से हमारे प्रखंड के लगभग सैकड़ों शिक्षक प्रत्येक विद्यालय में जो क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन सेंटर बना है उस सेंटर पर कार्यरत हैं। उनकी सेवा का जो श्रम संसाधन विभाग का पत्र है कि एक व्यक्ति 8 घंटे काम करेगा, वो अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से पत्र जारी है। 12 घंटे शिक्षकों को ड्यूटी लगाई गई है और क्वारंटाइन ड्यूटी में काम कर रहे हैं। एक मास्क, एक ग्लव्स, एक किट कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया गया है श्रीमान। हम इस बात पर आपका जो है हम इस बात की ओर भी आपको ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि जो इस वैश्विक महामारी में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए अभी तक जो है सो कोई ऐसा सुरक्षा किट उपलब्ध नहीं कराया गया है। हमारा नियत वेतन का जहाँ तक सवाल है, हम लोग समान काम समान वेतन के लिए लड़ रहे हैं। समान काम समान वेतन हमें मिलना चाहिए। अभी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश पारित हुआ है जिसमें कार्यरत शिक्षकों को सभी को जो है EPF का लाभ मिलना चाहिए। एक जो पहले आप लोग का EPF वगैरह प्रोविडेंट फंड वगैरह कुछ नहीं कट रहा था, अभी तक सर नहीं कट रहा है। इवन आज के डेट में भी नहीं कट रहा। आज के डेट में माननीय उच्च न्यायालय पटना का आदेश है EPF नियोजित शिक्षकों को दिया जाए। इसके लिए बिहार विधानसभा में विधानसभा का असेंबली प्रश्न भी आया, लेकिन आज तक एक भी शिक्षक का EPF नहीं कट रहा है। कोई राशि की कटौती नहीं की जा रही है। जबकि हमारे बगल में एक मसीना सर केंद्र है, वहाँ प्राइवेट लिमिटेड में जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उन मजदूरों को भी वेतन का कुछ हिस्सा काट के रखा जाता है ताकि उनको सेवानिवृत्ति के समय में कुछ दिया जाए। आज तक माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में EPF का भी लाभ हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। कोई राशि की कटौती भी नहीं की जा रही है। 2015 में माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि जो अल्प वेतनमान दिया जा रहा है, लेकिन सेवा शर्त हम विदिन 19 डेज 90 दिनों के अंदर में देंगे। वो 90 दिन 2015 से लेकर आज तक नहीं आया है। वो कब आएगा हम लोगों के लिए नसीब होगा, वो सेवा शर्त भी अभी तक हम लोगों को नसीब नहीं हो पाया है। जबकि बिहार सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि 90 दिनों के अंदर में सेवा शर्त प्राप्त होगा। इसके लिए अपोजिशन के लीडर विधान परिषद में, विधानसभा में कई बार हम लोग भी सड़क के माध्यम से सरकार को अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को वो 2015 से 90 दिन बिहार सरकार का नहीं पूरा है। सेवा शर्त जो है हम लोगों के लिए लागू नहीं हुआ है। ये वेतन विसंगतियाँ भी हैं। सेवा शर्त के लिए मांग है। नियोजनवाद से हम लोग मुक्ति चाहते हैं।
समान काम के लिए जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो समान एक ही विद्यालय में हमारे साथ जो काम करने वाले शिक्षक हैं वो 70 से 80 हज़ार वेतन प्राप्त कर रहे हैं। हम जो है सो वहाँ 20 से 25 हज़ार वेतन प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ एक चपरासी भी जो है उसको राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है। हम तमाम नियोजित शिक्षक, चाहे वो +2 के शिक्षक हों या प्राइमरी स्तर के शिक्षक हों, उनको राज्यकर्मी का दर्जा तक नहीं दिया गया है। राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी घोषणाएं की जाएंगी उसका इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे, चाहे जो भी तरह के कार्यक्रम हो, निर्वाचन से संबंधित कार्य हो या मतगणना से संबंधित कार्य हो, मतदाता। 1 मिनट में आपको रोकूंगा। ये मतलब बिहार की शिक्षा की बहुत बड़ी विडंबना है कि शिक्षक को शिक्षा के लिए ना रख के तमाम चीज़ें कराई जाती हैं। अगर गांव में शौचालय बन रहे हैं तो उसका भी निरीक्षण टीचर से करवाया जाता है कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, बना है तो इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्वच्छता कार्यक्रम किया जाएगा तो उसका भी निरीक्षण टीचर ही करेंगे। पोलियो का भी शायद करते हैं आप लोग, पशु गणना, मतगणना, इसके बाद जो है मतदान, निर्वाचन, आपदा, जितने तरह के कार्य होंगे मानव श्रृंखला में। माननीय उच्च न्यायालय पटना का आदेश था कि मानव श्रृंखला में जो एक सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी बाल विवाह, दहेज प्रथा के उत्पीड़न के लिए, इन सब से मुक्ति के लिए, इनमें बच्चों को नहीं लाना है। लेकिन इसके बाद भी जिला पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी का पत्र था कि शिक्षकों को सेक्टर बनाया गया, मजिस्ट्रेट बनाया गया और कहा गया कि आपके सेक्टर में यदि कहीं से भी ह्यूमन चेन टूट होगा तो आपको उसी दिन निलंबित किया जाएगा। इसीलिए सभी शिक्षक अपने नौकरी बचाने के लिए डर से अपने विद्यालय के बच्चों को लेके, और वो उनका जो जोन था, सेक्टर था, उस सेक्टर पर मौजूद थे। तो सर आप लोग अपनी नौकरी बचाते हैं या कि सरकार का काम करते हैं या फिर शिक्षक का काम करते हैं, मतलब बच्चों को शिक्षित करते हैं, क्या आप लोग प्रॉपर कर पाते हैं? हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं समय समय पर उनका जो प्रशासनिक आदेश, उच्चाधिकारी का आदेश आता है, आदेश का अनुपालन करना हमारे लिए जो एक जवाबदेही होती है, हम उस आदेश का निर्वहन करते हैं। जिस समय में ह्यूमन चेन की बात हुई थी उस समय में पूरे विद्यालयों में प्रत्येक दिन बच्चों को लेकर चेतना सत्र के बाद हमको जागरूकता फैलाना था अपने विद्यालय के पोषक क्षेत्रों में। तो उस समय में प्रखंड विकास पदाधिकारी का, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का, जिला शिक्षा पदाधिकारी का, जिला पदाधिकारी का पत्र निर्गत होता था। हम लोग उसके लिए जागरूकता फैलाते थे। जिस दिन ह्यूमन चेन आयोजित होना था, सभी बच्चों को लेकर रोड पर आना था, हम लोग सभी बच्चों को लेकर रोड पर थे। मतदाता सूची के लिए, जबकि हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि उसमें हम लोग जो है, जो मूल काम हमारा है शैक्षणिक कार्य, उस कार्य को करेंगे। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, जिला पंचायती राज पदाधिकारी महोदय समय समय पर अपने कार्य अवसरों पर जो है हमारे कार्यालय समय में जो है शैक्षणिक कार्य में आते हैं और उनके द्वारा बैठक आयोजित की जाती है। हम लोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण करते हैं या जो भी संशोधन करना है, सारे कार्यों को शिक्षकों से लिया जाता है और मूल काम को हमको करने में जो है यही मेन व्यवधान होती है। एक छोटा सा सवाल रहेगा सर मेरा, आखिर फिर ऐसी स्थिति में बिहार के बच्चे शिक्षित कैसे होंगे? केवल इसके लिए सर हम अपनी ओर से, हम शिक्षक परिवार की ओर से, मतलब एक शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि हमारी बातें राज्य सरकार तक, हमारी बातें ऊपर तक, केंद्र सरकार तक ये जाए कि हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत हैं। हमसे केवल और केवल शैक्षणिक कार्य ही लिया जाए, गैर शैक्षणिक कार्य हमारा जो है हमसे नहीं लिया जाए। एक शिक्षक, एक विद्यालय का जो प्रभारी प्रधान होता है, मध्याह्न भोजन योजना के संचालन के लिए श्रीमान जो भी पदाधिकारी आते हैं उनको मध्याह्न भोजन योजना चलाना है, जबकि वो विद्यालय शिक्षा समिति का कार्य है। लेकिन सारी जवाबदेही वो विद्यालय के शिक्षक पर, विद्यालय प्रधान पर तय की जाती है। मध्याह्न भोजन का संचालन करना, आधारभूत संरचना का कार्य कराना, शौचालय का काम कराना, साफ सफाई का काम कराना, अन्य जितने भी गैर शैक्षणिक कार्य होते हैं उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, उसमें हमारा एंगेजमेंट ज़्यादा किया जाता है और हमको मूल कार्यों से बाधित किया जाता है। तो हम एक शिक्षक होने के नाते आपसे हम ये अनुरोध करेंगे कि केवल और केवल हमसे शैक्षणिक कार्य लिया जाए। हम सुबह से लेकर चेतना सत्र से लेकर और अंतिम घंटी तक हम केवल और केवल शैक्षणिक कार्य करें, तो निश्चित रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इनके अतिरिक्त हमें जो गैर शैक्षणिक कार्य, वरीय पदाधिकारी का आदेशानुसार जो अन्य कार्य लिए जाते हैं, इसमें हमारे शिक्षा में जो है कमी होती है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खेद की बात है। इसलिए निश्चित रूप से हमको केवल और केवल शिक्षक रहने दिया जाए, हम शैक्षणिक कार्य ही करें, हमसे गैर शैक्षणिक कार्य को हटाया जाएगा। आपके पास दोबारा आता हूँ मैं एक बार, और आप थोड़ा और इधर आ जाइए। कैसे मैनेज करते हैं फिर आप लोग ऐसी स्थिति को? ये अभी तो हम +2 में ज्वाइन किए हैं,
क्या पढ़ाते हैं आप? राजनीति शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र पढ़ाते हैं। क्या वेतन मिलता है आपको +2 वाले टीचर्स को? हमारा अभी ये हुआ है 17,178 रुपया हमारा वेतन बना है। 17,178। और जो आपके स्कूल में परमानेंट शिक्षक हैं उनकी क्या होगी? हमारे विद्यालय में तो परमानेंट +2 वालों का? हाँ, अभी नहीं है, कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। अच्छा, अप्रोक्स कितना होता है? लेकिन इससे पहले जो वहाँ के HM रिटायर किए वो बता रहे थे 90,000 प्लस वो सैलरी लेके यहाँ से गए हैं। HM को छोड़िए, मतलब किसी टीचर्स का बताइए जो टीचर हो, HM ना हो। तो वो भी लगभग जो पुराने वाले होंगे तो 80,000 होगा, 80,000 के आसपास। 80,000 रुपये उन्हें मिलता है और आपको मात्र 17,000 रुपये मिलता है? जी। परिवार में कौन कौन है आपके, मतलब कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं। माता पिता? हाँ, मम्मी हैं। और तो इतना 17,000 रुपये में आप लोग कैसे अपना परिवार चला लेते हैं? मतलब अब ये कहने की बात नहीं थोड़ा है, और आगे आ जाइए। हाँ, ये समझने की बात है। हाँ। ये हम तमाम कैमरे में देखिए, जरूरी है ये हम तमाम शिक्षकों का ये व्यवहारिक समस्या है। और चूंकि अगर एक हम शिक्षक हैं तो आप मान सकते हैं कि मैं कुदाल लेके किसी खेत में नहीं जाऊंगा, वो भी हमारी वो उस गरिमा के खिलाफ होगी। तो किसी अन्य काम में भी हम उस तरह से नहीं जा सकते हैं। और अपनी गरिमा बचाने के लिए इसी में, अब जिस हिसाब से भी कह लीजिए, इसी में काम चलाना होता है। आप लोग मुझे ये बताइए कि ऐसी परिस्थिति में, ऐसे मानसिक प्रताड़ना में, क्योंकि 36 काम भी आपसे कराए जाते हैं, उसके बाद शिक्षण का भी काम करना है, कैसा मैनेजमेंट रहता है आप लोगों का? कैसा प्रेशर रहता है? किस तरीके से आप लोग उसको हैंडल करते हैं? निश्चित रूप से एक शिक्षक के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। अगर आपका परिवार खुशहाल नहीं होगा, एक अच्छे माहौल में आपका समय नहीं बीतेगा, तो विद्यालय में भी उसका कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ ही जाता है। बावजूद इसके हम शिक्षक हैं, चूँकि हमको अपनी उत्तरदायी का ये आभास रहता है, तो हम लोग अपने से जितना बेहतर हो सके हम लोग प्रयास करते हैं बच्चों को देने का। लेकिन ये आर्थिक संकट बहुत बड़ी चीज़ है हम नियोजित शिक्षकों के लिए। आप अगर इंटर कॉलेज में आते हैं +2 में, तो आप लोग का चयन किस तरीके से नियोजितों का होता है? आप क्या DLED करते हैं, BEd करते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से TET करते हैं? हाँ, अभी तो अब TET स्वाभाविक है सबों के लिए करने के बाद मैं MA BEd हूँ, TET क्वालिफाई हूँ, तब जाके हमारा +2 में हुआ है। तो आपके उम्र के हिसाब से तो आपने बहुत पहले कर लिया होगा। हाँ, 2008 में MA हमारा हो गया था, 2011 में हमने BEd किया था। उसके बाद मैं मिडिल स्कूल में था, ये करीब पिछले साल 2019 में अपग्रेड करके आपको। हाँ, हमारा ये था, कुछ मामला था, उसमें हमारी बहाली पिछले साल हुई है +2 में। ठीक है, तो ठीक है, मैं आपके पास फिर आता हूँ सर। और थोड़ा सा और आगे आ जाइए कैमरे में। जी। इन हालातों में आप लोग जो शिक्षण व्यवस्था की बात कर रहे हैं तमाम चीज़ में, ये सही मायनों में तो जो स्टूडेंट है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ी हो रहा है। स्टूडेंट हमारे लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में, माननीय महोदय, हम ये भी बात आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 40 बच्चों पर एक शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है, जो हमारे बिहार माने केंद्र सरकार से पारित अध्यादेश है, वो RTI एक्ट है। और उसमें अभी हमारे पूरे प्रखंड और पूरे ज़िले की बात हम लोग करें तो लगभग 70 और 80 के रेशियो में हमारा एक विद्यालय के एक वर्ग कक्ष में 70 से 80 बच्चे होते हैं, और उन प्रत्येक वर्ग कक्ष में जाने के लिए एक शिक्षक भी नहीं होते हैं। मतलब उन लोगों का सेक्शन A-B-C डिवाइड? जी नहीं सर, हमारे पास तो इतने बच्चों की संख्या है कि एक सेक्शन में जितने बच्चों को हम बैठा सकते हैं, माने 70 से 80 बच्चों का हम एक सेक्शन बनाते हैं, और प्रत्येक सेक्शन में जाने के लिए शिक्षक की संख्या नहीं है। 800 टीचर मेरे विद्यालय में हैं, माने 800 छात्र हैं, सॉरी, और 800 छात्रों में हम लोग जो है 9 शिक्षक हैं। एक कौन सा क्लास चलता है आपके यहाँ? 1 to 10 चल रहा है अभी। अच्छा, 1 to 10 चल रहा है, और शिक्षकों की संख्या हमारे यहाँ जो है सरकारी विद्यालय में तो जैसे प्राइमरी है ना, तो उसमें 1 से 5 चलता है। 1 to 5 भी हमारा चल रहा है। अच्छा, 6 to 8 भी चल रहा है, जो माने एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसमें जो है 6 to 8 है। और उसी विद्यालय को अपग्रेड करके अब अभी हमारा जो है हाई स्कूल कराया गया है। उस हाई स्कूल में हमारे यहाँ अभी सर, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 2015 में मेरा विद्यालय उत्क्रमित उच्च विद्यालय का दर्जा हमारे विद्यालय को मिला,
और उस मध्य विद्यालय से हम उच्च विद्यालय की ओर आए, लेकिन उसमें शिक्षक केवल और केवल एक है, जबकि उच्च विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों का होना आवश्यक होता है। उसमें लैंग्वेज के हिंदी, संस्कृत, हमारा जो भाषा है, इसके बाद गणित है, विज्ञान है, इन 6 विषयों के लिए शिक्षकों का अनिवार्यता है, लेकिन एक शिक्षक हैं, पूरा विद्यालय चल रहा है। हमारे यहाँ अभी बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 1 अप्रैल से पूरे पंचायत में उच्च विद्यालय, जो मध्य विद्यालय था उसी को उच्च विद्यालय का दर्जा प्राप्त हो गया है, लेकिन किसी भी उच्च विद्यालय में एक भी माने उस हायर एजुकेशन के शिक्षकों को नहीं दिया गया है। केवल इन्हीं में से कहा जा रहा है कि आप लोग वर्ग कक्ष का संचालन करें। ये शिक्षक का जो अनुपात है और छात्र का अनुपात, उसका भी अनुपालन नहीं हो रहा है। ये हम आपसे अनुरोध करेंगे कि छात्र शिक्षक का जो रेशियो है, उस रेशियो के अनुपात हम लोगों के यहाँ जितने बच्चे हैं, निश्चित रूप से शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। लगातार 3 वर्षों से बहाली की प्रक्रियाएं हो रही हैं, समय समय पर तिथियों में संशोधित हो रहा है, लेकिन अभी तक शिक्षकों की बहाली भी नहीं की गई है। जो हमारा मध्य विद्यालय से हाई स्कूल में अपग्रेड हो रहा है, उन हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ी विसंगतियाँ हैं। पहले जिस समय में हम लोग छात्र जीवन में उच्च विद्यालय में पढ़ा करते थे, तो एक क्लर्क हुआ करता था, एक चपरासी हुआ करता था। आज वहाँ न कोई क्लर्क है न चपरासी है, आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराना है, सारा चीज़ फॉर्म ऑनलाइन भरना है, लेकिन कहीं से कोई एक कंप्यूटर ऑपरेटर तक नहीं है, एक कंप्यूटर तक जो है विद्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है। केवल मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन साधन संसाधन के नाम पर आधारभूत संरचना से भवन बना है, बहुत जगह पर भवन भी नहीं बना है, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, मैं ग्रामीण लोगों से पूछूंगा तो उनकी तमाम परेशानियां होंगी शिक्षा को लेकर के और शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। एक टीचर से सीधा सीधा एक सवाल मैं करूंगा। हाई स्कूल में तो हम लोग को टेबल कुर्सी दिख जाती है, पंखा भी दिख जाता है। मिडिल और प्राइमरी स्कूलों का जो मैंने हाल देखा है, ना उसमें पंखा होता है, ना उसमें टेबल होता है। आज से 20 साल 25 साल पहले भी बच्चे बोरा बिछा के पढ़ते थे, आज भी घर से बोरा लेके आते हैं, नीचे बिछा के पढ़ते हैं। क्या आज भी स्थिति वैसी ही है? जी सर, आपके द्वारा जो कहा गया है, जो छात्र जीवन में मैं पहली से लेके 5वीं कक्षा तक में पढ़ा। आपकी उम्र कितनी है? मेरा जन्म तिथि 12/11/1975 है। 75 है? जी जी। और मैं आप कितने साल के हो गए? 45 वर्ष के। ठीक है। और मैं 45 वर्ष पहले जो प्राथमिक विद्यालय भवानीपुर में पढ़ा था, मतलब बोरा बिछा, जी 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 40 वर्ष पहले, वो 40 वर्ष पहले जो बोरा बिछा के मैं बैठता था, आज मैं एक शिक्षक के पद पर हूँ, और उन शिक्षक के पद पर होने के बावजूद आधारभूत संरचना से भवन मिले हैं, हमारे पास भवन है, लेकिन पहली से 5वीं कक्षा तक बच्चों को बैठाने के लिए हमें ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के किसी विद्यालयों में 1 to 5 तक के बच्चों को बैठने के लिए कोई उपस्कर की सुविधा नहीं दी गई है। जो विद्यालय हमारा प्राथमिक विद्यालय से मध्य विद्यालय में अपग्रेड हो जाता है, उत्क्रमित किया जाता है उन्हीं विद्यालयों को, वहाँ केवल जो है 60 सेट बेंच, 60 सेट बेंच हमको जो है सो वो मिलता है। और इसके बाद 6 to 8 में हम केवल 8वीं कक्षा के बच्चों को बैठा सकते हैं, निचले का उसमें भी 6ठे के बच्चों को नहीं बैठा सकते हैं। लेकिन ये बेंच डेस्क जो है 1 to 5 के लिए किसी बच्चों को जो है उपस्कर पूरे बिहार के किन्हीं विद्यालयों में उपस्थित, हमारे यहाँ लगभग 134 विद्यालय हैं। खानपुर प्रखंड की मैं बात करूँगा, 134 विद्यालय है, और 134 विद्यालय में से किसी विद्यालय में 1 to 5 तक के लिए बच्चों को बैठने के लिए उपस्कर नहीं है, न बेंच है न डेस्क है। ये पूरे बिहार की स्थिति है साहब, इसको समझ लीजिए। ये जो बिहार में बैठे नेता हैं, वो चाहे मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, बीडीओ हो, या फिर जो भी शिक्षा पदाधिकारी हो, ये सब के नॉलेज में है, लेकिन कोई भी आज तक इसको सुधार में नहीं ला पाया है और ना ही लेके आने वाला है। ये साहब 40 साल पहले जिस स्कूल में प्राइमरी में पढ़े हैं बोरा बिछाकर, 40 साल बाद भी उन स्कूलों की स्थिति वही है। भले छत तो हो गया है, लेकिन ना बैठने के लिए टेबल है, कुर्सी है, ना ही उसमें पंखे की कोई व्यवस्था दी गई है। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को, जो 15 साल जंगल राज की बात करते हुए अपनी सरकार बनाते हैं, नियोजित शिक्षकों को लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने की भाषा ही मैं बोल रहा हूँ, एक रॉकेट के जैसे कि भाई शिक्षा व्यवस्था सुधार किया जाएगा। इन नियोजित शिक्षकों ने 1500 रुपये के मात्र वेतन पे बिहार की शिक्षा को खड़ा किया, उसको बनाया। उसके बाद समय समय पर थोड़ा बहुत इनके लिए कुछ किया तो गया,
लेकिन आज तक ना इनके भविष्य के साथ कोई सरकार की ओर से सही कदम उठाए गए हैं, ना ही उन स्टूडेंट्स के लिए, उन छात्रों के लिए कोई व्यवस्था की गई है। बताइए, क्या यही पिछले 15 साल में सुशासन बाबू की सरकार का विकास है? अगर सही मायनों में विकास यही है तो ऐसे विकास पे मुख्यमंत्री से लेकर के जितने भी नेता हैं बिहार के, सबको शर्म आनी चाहिए और अगर हो सके तो थोड़े से पानी में डूबकर मर भी जाना चाहिए। वो चाहे कोई विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, चाहे सत्ताधारी वाले हो, किसी ने कुछ किया नहीं है, जनता को गुमराह किया गया है, बेवकूफ़ बनाया गया है, लेकिन उनके लिए अब तक किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं जो भी बातें अभी सुन रहा था, मैं जो भी बातों पे बातचीत कर रहा था, ये एक शिक्षक बोल रहे हैं जो उन्हीं शैक्षणिक संस्थान में जाके उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी गर्मी में बैठते हैं और बच्चों को नीचे बोरे पे बैठ के पढ़ता हुआ देखते हैं। ये क्या सोचते होंगे कि जिस 40 साल पहले स्कूल में मैंने पढ़ाई की है, जिस स्थिति में पढ़ाई की है, आज भी अगर वो विद्यालय उसी स्थिति में है और उसी स्थिति में ये छात्र जो आज शिक्षक बन गए हैं, वो क्या सोचता होगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे थे। अगले वीडियो में अगले ज़िले में अगले लोगों से मैं बातचीत करूंगा और एक नई परेशानी के साथ, एक नई परेशानी से आपको रूबरू कराऊंगा।